In this article, we will discuss about how India Indonesia can play an important role to solve Myanmar conflict. So let's discuss the issue in detail. The ongoing conflict in Myanmar will be part of various discussions between visiting Indonesian President Prabowo and Prime Minister Narendra Modi. म्यांमार के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग है करंट में, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ डिस्कशंस इंडोनेशियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में किए जाएंगे. मिस्टर सुबायंतो हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस कल सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया के अंदर, जिसमें इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबायंतो को यहाँ पर एक चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया है. The conflict between ethnic armed organizations and the military junta in Myanmar has created a serious humanitarian crisis. म्यांमार के अंदर सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रेज हुआ है बिकॉज म्यांमार के अंदर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस EAO और मिलिट्री जनता के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर रेज हुए थे कुछ ईयर्स पहले, जिसकी वजह से यहाँ पर सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रेज हुए हैं. Recently, Myanmar Junta air strike killed 40% in a village. Some experts on Myanmar have called for India to review its policy and establish channel with the EAO to help the affected persons. इंडिया में कुछ म्यांमार से रिलेटेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को अपना म्यांमार पॉलिसी को चेंज करना होगा और EAO के साथ एक चैनल इस्टेब्लिश करना होगा सो दैट अफेक्टेड सिविलियंस की हेल्प की जा सके. As Myanmar marked 3 years of military coup, India has called for complete cessation of violence in the country and its transition towards inclusive federal democracy. मिलिट्री coup को अबाउट 3 years हो चुके हैं. इंडिया ने हमेशा कोशिश किया है कि वायलेंस का कंप्लीट सीजेशन होना चाहिए म्यांमार के अंदर एंड म्यांमार के अंदर फेडरल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होना चाहिए. 2021 मिलिट्री कूप एंड द सिविलियन आर्म्ड स्ट्रगल. 2021 में किस तरह से मिलिट्री कूप हुआ म्यांमार के अंदर. मिलिट्री कूप इन 2021. आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD विक्ट्री इन द 2020 इलेक्शंस स्पार्ड कंसर्न अमंग द मिलिट्री. 2020 इलेक्शंस में NLD पार्टी से आंग सान सू की यहाँ पर विन हुई, बट म्यांमार के मिलिट्री को ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि इनका जो ये विनिंग हुआ है ये ट्रांसपेरेंसी तरीके से हुआ है. द मिलिट्री एलिड इलेक्ट्रल फ्रॉड एंड स्टेज कूप इन February 2021. मिलिट्री को लगा कि ये एक इलेक्ट्रल फ्रॉड हुआ है जिसमें आंग सान सू की ने विन किया है और इसी वजह से 2021 में यहाँ पर मिलिट्री कूप किया जाता है. आंग सान सू की एंड अदर लीडर्स वर डिटेन्ड स्पार्किंग वाइड स्पीड प्रोटेस्ट एंड अ वायलेंट मिलिट्री क्रैकडाउन. आंग सान सू की एंड इसके साथ अदर लीडर्स को मिलिट्री के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है. इसके अगेंस्ट म्यांमार के अंदर वाइड स्पीड प्रोटेस्ट स्पार्क होते हैं, मिलिट्री क्रैकडाउन वायलेंस यहाँ पर स्टार्ट होते हैं. एंटी जनता आर्म्ड स्ट्रगल. वेरियस एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल डिफेंस फोर्सेस intensified their resistance against the military regime, resulting in escalating conflict across the country. मिलिट्री रिजाइम के अगेंस्ट में मिलिट्री कूप के बाद यहाँ पर मिलिट्री रिजाइम स्टार्ट होता है. इस मिलिट्री रिजाइम के अगेंस्ट EAO इट मीन्स एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड PDF पीपल डिफेंस फोर्सेस ने अपना रेजिस्टेंस इंटेंसिफाई किया, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर एस्केलेट होते हैं. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन म्यांमार. म्यांमार में पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत टाइम पहले से रहा है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज, फर्स्ट फेज ऑफ मिलिट्री रूल, फेज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मिलिट्री, फेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज. Myanmar gained independence from British rule in 1948. The country established a democracy based on the parliamentary system of government. 1948 में ब्रिटिश रूल से म्यांमार ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और इंडिपेंडेंस के बाद इस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी बेस्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होता है. फर्स्ट फेज ऑफ मिलिट्री रूल. In 1962, जनरल ने विन स्टेज अ coup डिक्टेड एस्टेब्लिशिंग अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप. म्यांमार के अंदर 1948 के बाद पहली बार 1962 में यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट होता है बिकॉज यहाँ पर जनरल नेविन ने यहाँ पर एक कूप यहाँ पर स्टेज किया और यहाँ से मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट होता है.
द बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी बिकेम द कंट्री सोल पॉलिटिकल पार्टी। इस डिक्टेटरशिप के बाद म्यांमार के अंदर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी BSPP इस्टेब्लिश होती है। फिर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मिलिट्री, अब मिलिट्री के अंदर ही पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। इन 1988 जनरल सॉ मोंग सीज कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवरथ्रोइंग द BSPP ड्यू टू वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड करप्शन। बिकॉज BSPP ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी होती है म्यांमार के अंदर। इस पार्टी की जिस टाइम पर गवर्नमेंट होती है, इट मीन्स यहाँ पर एक तरह का मिलिट्री डिक्टेटरशिप था इस पार्टी के अंदर से ही। और 1988 के ड्यूरिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड करप्शन होते हैं, जिस वजह से जनरल सॉ मोंग ने गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल सीज कर लिया और BSPP को यहाँ पर ओवरथ्रोन कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर इस पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। हाउएवर द मिलिट्री कंटिन्यू टू रूल अंडर द स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल। स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने मिलिट्री ने यहाँ पर कंटिन्यू रूल किया। इट मीन्स BSPP जो पहले पॉलिटिकल पार्टी थी इसको अब ओवरथ्रोन कर दिया और मिलिट्री रूल कंटिन्यू रहता है। बट मिलिट्री रूल ये जो किया जा रहा था वो स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल SPDC के थ्रू किया जा रहा था। फिर जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, म्यांमार के अंदर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होता है 2010 में। इन 2010 the SPDC held elections paving the way for a quasi civilian government। SPDC ने 2010 में यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट कराया और क्वेसी सिविलियन गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होती है। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वोन द 2015 इलेक्शन। 2015 में फिर से इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में आंग सान सू की का NLD पार्टी विन कर जाती है। इशू मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी इन इंडिया। इंडिया में रिफ्यूजीज का मैसिवली इन्फ्लक्स हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है दोनों कंट्रीज के रिलेशन को बैलेंस करने के लिए। करंट ऑनगोइंग आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन द मिलिट्री जनता एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक डिफेंस फोर्सेज इन द चाइना चिन रीजन सेगिंग रीजन हैव लेड टू मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया स्पेशली इन मिजोरम एंड मणिपुर। बिकॉज म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता एंड PDF के बीच में जो आर्म्ड स्ट्रगल कंटिन्यू चल रहे हैं स्पेशली चिन रीजन एंड सेंगिंग रीजन के अंदर, इसकी वजह से इंडिया में मैसिव इन्फ्लक्स रिफ्यूजीज का हुआ है। और ये जो इन्फ्लक्स हुआ है इंडिया के ईस्टर्न स्टेट में मिजोरम एंड मणिपुर के अंदर ये इन्फ्लक्स हुआ है। दिस इन्फ्लक्स ऑफ refugees in India has emerged as a tension between India and Myanmar, as these have been linked to violent ethnic clashes, drug trafficking and smuggling। मैसिव इन्फ्लक्स जो रिफ्यूजीज का हुआ है इंडिया में म्यांमार की तरफ से, इसने इंडिया और म्यांमार के बीच में टेंशंस इमर्ज किए हैं। बिकॉज इन रिफ्यूजीज का जो लिंकिंग देखा जा रहा है इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग से इनको कनेक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिया म्यांमार रिलेशन। इंडिया म्यांमार रिलेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। बोथ कंट्रीज हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल रिलीजियस एंड ट्रेड लिंक फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। इंडिया और म्यांमार के बीच में एंशिएंट टाइम से ही कल्चरल रिलीजियस एंड ट्रेड लिंक रहे हैं। एज द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार। बिकॉज इंडिया लैंड ऑफ बुद्धा है और यही वजह है कि म्यांमार के पीपल के लिए इंडिया एक पिलग्रिमेज कंट्री के तौर पर वर्क करता है। इन ब्रिटिश एरा में इंडिया और म्यांमार के बीच में क्या रिलेशन रहे, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिलेशन का स्टेज क्या रहा है। इन ब्रिटिश एरा इंडिया एंड म्यांमार वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल अंटिल 1935। 1935 तक कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग इंडिया और ब्रिटिश दोनों कॉलोनियल रूल का पार्ट हुआ करते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड म्यांमार एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड मेंटेन क्लोज टाइज। इंडिया एंड म्यांमार साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज ने क्लोज टाइज मेंटेन करने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1951 में दोनों कंट्रीज के बीच में साइन की गई। इन 2002 इंडियन कॉन्सुलेट इन मैंडले वॉज रीओपन एंड द कॉन्सुलेट ऑफ म्यांमार वॉज सेट अप इन कोलकाता। म्यांमार के अंदर मैंडले में इंडियन कॉन्सुलेट यहाँ पर ओपन किया गया, रीओपन किया गया था स्पेशली इसको। और इंडिया में कोलकाता के अंदर
म्यांमार कॉन्सुलेट ओपन किया गया, सेटअप किया गया। इन 2014 म्यांमार बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में म्यांमार इंडिया के टू इम्पोर्टेंट पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट म्यांमार बन जाता है 2014 में। व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया? इंडिया के लिए म्यांमार का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है म्यांमार का हमारे लिए? नंबर 2, काउंटरिंग चाइना, चाइना को काउंटर करने के लिए म्यांमार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 3, रिडक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया, इंडिया में अगर इलीगल माइग्रेशन को रिडक्शन करना है तो उसके लिए म्यांमार के साथ हमें पीसफुल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना होगा। कल्चरल टाइज दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, म्यांमार इज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों के लिए म्यांमार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया के लिए म्यांमार इंडिया के गेटवे के तौर पर वर्क करता है एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कुछ स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी हमें इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए। म्यांमार इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रिलाई ऑन म्यांमार। इंडिया के टू पॉलिसीज के लिए म्यांमार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू पॉलिसी सच एज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों पॉलिसीज के सक्सेसफुल के लिए म्यांमार एक इम्पोर्टेंट पिलर के तौर पर वर्क कर सकता है इंडिया के लिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि म्यांमार पर रिलाई ऑन करते हैं, सच एज इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। इस हाईवे के डेवलपमेंट के लिए हमें म्यांमार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी KMMTT, इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए भी हमें म्यांमार पर रिलाई ऑन करना पड़ेगा। काउंटरिंग चाइना, म्यांमार इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू काउंटर इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। साउथ ईस्ट एशियन रीजन में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए म्यांमार हमारे लिए एक क्रूशियल कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, India is developing the Sitawi port in Myanmar's Rakhine state to counter the Chinese-fronted Kyongpu port. चाइना म्यांमार के अंदर क्यांगपो पोर्ट एस्टेब्लिश कर रहा है। एज ए काउंटर इंडिया भी म्यांमार के रखाइन स्टेट के अंदर सितवी पोर्ट यहाँ पर डेवलप कर रहा है। नंबर 3, रिडक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया। A stable Myanmar is necessary to reduce the illegal Rohingya and Chin migration in India. इंडिया में रोहिंग्या और चिन माइग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए म्यांमार का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। कल्चरल टाइज, बुद्धिज्म विच इज द मेजोरिटेरियन रिलीजन इन म्यांमार हैज इट्स रूट इन इंडिया विच हैज लेड टू ह्यूज कल्चरल सिमिलरिटीज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार के अंदर मेजोरिटेरियन रिलीजन पीपल बुद्धिस्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि जिसका इंडिया के अंदर रूट है, और इससे शो होता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल सिमिलरिटीज काफ़ी ज़्यादा है। मेजर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के बीच में मेजर एरियाज कौन कौन से हैं जिस पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं? नंबर 1, ट्रेड एंड इकोनॉमी। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। नंबर 3, डिफेंस कोऑपरेशन। नंबर 4, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप। नंबर 5, कोऑपरेशन इन एजुकेशन एंड रिसर्च। नंबर 6, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ। ट्रेड एंड इकोनॉमी, bilateral trade between India and Myanmar has grown from $12.4 million in 1981 to $2.18 billion in 2016-17। इंडिया और म्यांमार के बीच में बायलैटरल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। 1980 में जहां पर बायलैटरल ट्रेड $12.4 मिलियन हुआ करता था, वहीं 2016-17 में दोनों कंट्रीज के बीच में ये ट्रेड $2.18 बिलियन तक पहुंच गया। Indian companies such as SR, GAIL and ONGC Videsh Limited have invested in Myanmar's energy sector। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने म्यांमार के अंदर एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, सच एज SR कंपनी, गेल, ONGC, विदेश लिमिटेड। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंडिया म्यांमार रिलेशन हैज बीन बूस्टेड बाय की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। इंडिया हैज इन्वेस्टेड डीपली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है।
अब क्या क्या इन्वेस्टमेंट इंडिया ने म्यांमार के अंदर किया हुआ है। नंबर 1, इंडिया एंड म्यांमार इनॉग्रेटेड द 250 किलोमीटर तामो कलेवा कालेमियो हाईवे, पॉपुलरली कॉल्ड द इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड 2021। 2021 में इंडिया ने 250 किलोमीटर तामो कालेवा कालेमियो हाईवे, जिसको इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में इस रोड को यहाँ पर इस हाईवे को इस्टेब्लिश किया था इंडिया ने। नंबर 2, इंडिया इज बिल्डिंग द कालंदर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट टू लिंक कोलकाता टू सितवी इन म्यांमार एंड देन फ्रॉम म्यांमार्स कालंदर रिवर टू इंडिया नॉर्थ ईस्ट। इंडिया कालंदर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज के इम्पोर्टेंट एरियाज को कवर करता है। कोलकाता को ये म्यांमार के सितवी से कनेक्ट करता है और उसके बाद म्यांमार के कालंदन से होते हुए ये दोबारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एंटर करता है। इट मीन्स कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है। नंबर 3, इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड आर बिल्डिंग द एशियन ट्राइलेटरल हाईवे विच विल कनेक्ट इंडिया टू आसियान। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ये तीन कंट्रीज एशियन ट्राइलेटरल हाईवे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, जो कि इंडिया को आसियान के साथ कनेक्ट कर सकता है। नंबर 3, डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया एंड म्यांमार कंडक्ट अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड इंडिया म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इम्बैक्स। इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइम टू टाइम कंडक्ट करते हैं, जिसे इम्बैक्स के नाम से जाना जाता है। इम्बैक्स मीन्स इंडिया म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। Operation Sunrise between India and Myanmar Army jointly target the militant group that operate in the border areas. बॉर्डर एरियाज में दोनों कंट्रीज के जो मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट करने के लिए यहाँ पर कुछ आर्मीज का यहाँ पर ऑपरेशन होता है, जिसे ऑपरेशन सनराइज के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज की आर्मीज बॉर्डर एरियाज में मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट करने के लिए कुछ ऑपरेशन सच एज ऑपरेशन सनराइज कंडक्ट करते हैं। नंबर 4, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप। म्यांमार इज ऑल्सो अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज स्ट्रेटजी टू ब्रिज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया थ्रू आसियान, बिम्स्टेक एंड मेकोंग गंगा कॉपरेशन। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए म्यांमार इंडिया के लिए एक की कंपोनेंट के तौर पर वर्क करता है। आसियान, बिम्स्टेक एंड मेकोंग गंगा कॉपरेशन, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादातर कंट्रीज इनमें बिलोंग करते हैं। कॉपरेशन इन एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडिया has developed Myanmar Institute of Information and Technology and Advanced Center for Agricultural Research and Education for conducting research on pulses and oilseeds. इंडिया ने म्यांमार के अंदर म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर MIIT इस्टेब्लिश किया है, डेवलप किया है इंडिया ने म्यांमार के अंदर। इंडिया ने ACARE भी इस्टेब्लिश किया है सो दैट म्यांमार के अंदर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स को रिसर्च, ऑयल सीड्स से रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट कराया जा सके। नंबर 6, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिसीज डिजास्टर रिलीफ। इंडिया has provided humanitarian aid and disaster relief in natural calamities in Myanmar like cyclone Mora 2017, Komen 2015, earthquake in San State and COVID-19. इंडिया ने ऑलवेज म्यांमार के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करा है। जब जब म्यांमार के अंदर कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई डिजास्टर आया है, उससे उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड हमेशा इंडिया ने प्रोवाइड कराया है। सच एज 2017 में म्यांमार के अंदर साइक्लोन मोरा की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। 2015 में कोमेन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। 2010 में सान स्टेट के अंदर अर्थक्वेक आया। कोविड-19 के ड्यूरिंग में इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड म्यांमार को प्रोवाइड कराया।